फ्रेंड्स, क्लास 7 का एनसीईआरटी हिस्ट्री अध्याय 2 राजा और उनके राज्य। देखिए 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। जो मानचित्र 1 में विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के भी शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। देख लेते हैं। देखिए गुर्जर प्रतिहार हो गया, चोल हो गया, पाल हो गया, इधर नीचे में चेर है, इधर इस साइड, फिर आपका चंदेल हो गया, चाहमान हो गया, चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, चालुक्य हो गया, कलिंग हो गया, इधर देखिए पांड्यन है। इस प्रकार से जो राजवंश है उन सबको दिखलाया गया है ना। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ठीक है, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए। क्या उम्मीद की जाती थी कि राजा या स्वामी के लिए उनके लिए उपहार लाए जाए और उनके दरबार में हाजिरी लगाए जाए। उपहार ला के उसके दरबार में हाजिरी लगाया जाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। फिर उनको सैन्य सहायता भी प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। जो ठीक है, जो अधिक महासामंत मतलब जो अधिक सामंत प्राप्त होता था वो क्या घोषित करता था अपने आप को, महासामंत या महामंडलेश्वर इत्यादि जैसे शब्द का घोषित कर देते थे। कभी कभी वो अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। ठीक है, जो वे लोग कैसे होते थे, कभी कभार ऐसे भी होते थे कि वो अपने जो स्वामी है, जो अपने मालिक है, उनके आधिपत्य से स्वतंत्र होना चाहता था, मतलब उससे आज़ादी मांगता था, होने का दावा भी करता था। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। ठीक है, इस प्रकार का एक उदाहरण कहाँ का है, दक्कन में राष्ट्रकूटों का। ठीक है, शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीनस्थ थे। शुरुआत में कहाँ के थे, ये कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनस्था से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ यानी शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या होता है, सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसे याजक यानी जन्मना या क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। ठीक है, जो एक अनुष्ठान होता था उसके द्वारा ये माना जाता था कि ये याजक या जन्मना या क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। ठीक है, देखिए ये वाला चित्र एलोरा का चित्र, गुफा का चित्र है, जैसे भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अवतार, देखिए नरसिंह अवतार, देखिए किस प्रकार से नरसिंह अवतार पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज राजाओं के त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुजाओं का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। ठीक है, जो राजा होते थे ना, जो राजा लोग होते थे वे अपने आप का पद को बढ़ाने के लिए, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े उपाधि लेते थे। ठीक है, अपना अपना टाइटल लेते थे और इसी तरह की अन्य भारी भरकम जो उपाधि है उन सबको लेते थे। और इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। ठीक है, ये लोगों से क्या क्या करते थे, किसान, पशुपालक, कारीगर, इन सब से क्या करते थे, संसाधन इकट्ठे करते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। जो अपना हिस्सा होता था उसके लिए एक हिस्सा उनके लिए त्यागना पड़ता था, मतलब राजा को देना पड़ता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। ठीक है, जो प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का वो दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ये कहाँ से लिया जाता था, ये राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। अब देखते हैं तमिलनाडु। 400 कर यानी तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। ठीक है, जो कर होता था उसका विभिन्न सूचक जैसे नाम होते थे, पहचान होते थे, जैसे 400 प्रकार के सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी।
वेट्टी जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ये वेट्टी है ना, इसको जबरन लिया जाता था। और यानी जबरन श्रम या और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। जो जबरन श्रम और कदमाई यानी कि ये क्या थे, भू राजस्व। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, जो मकान पर छाजन डाला जाता था, जैसे खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, जैसे खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ा जाता था उसके लिए जो सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाने वाला करने पर जो लगने पर इस्तेमाल किए जाने पर जो लगने वाला कर होता था। और पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर, जो पारिवारिक का संपत्ति हासिल करना है उसके लिए भी कर लगता था, इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं आगे। ये संसाधन राजा की व्यवस्था के वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। ये सब क्या होते थे, मंदिर और दुर्ग का निर्माण होता था। और वित्तीय आधार मतलब उसका इकोनॉमी मतलब वो जो संसाधन था, वे सब जो पैसा आते थे तो इससे राजा का वित्तीय आधार बढ़ता था, इकोनॉमी बढ़ती थी। और जो इससे क्या करते थे, मंदिर और दुर्ग का निर्माण भी इस्तेमाल, इस पैसों से क्या करते थे, मंदिर और दुर्ग का निर्माण करने का इस्तेमाल होता था। और संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे। जो पैसा, जो संसाधन थे तो वो युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। जैसे लूट करके धन मिलने की तथा जो जमीन और व्यापारिक मार्ग थे उनके प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। ठीक है। और राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी। जो राजस्व वसूली होती थी, जो कर इकट्ठा की जाती थी, तो वो पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः यानी प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। ये प्रायः वंशानुगत होती थी, जैसे उसका पिता ने दिया फिर उसका बेटा देगा, फिर उसका बेटा देगा, इस प्रकार से वंशानुगत होती थी। सेना भी ऐसा होता था, और जो सेना भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी उन्हें इन ओहदों पर होते थे। जो सेना होते थे वो निकट के, जो राजा के निकट संबंधी होते थे उन्हीं ओहदों पर होते थे। ठीक है। और प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को पैसा का दर्शाना चाहते हैं। ठीक है। जो प्रशस्ति होते थे, ये बात करें तो ये मतलब एकदम से सत्य नहीं भी हो सकते थे। और ये प्रशस्ति जो होती थी, ये प्रशस्तियाँ होती थी, ये हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, वो अपना आइडेंटिटी कैसा देना चाहता था। ये इन सारे के बारे में प्रशस्तियाँ में लिखा गया है। ठीक है। और मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में बात करें, मिसाल की, तो इस सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ठीक है। जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। अब आगे देखते हैं नागभट्ट की उपलब्धियाँ। जो नागभट्ट है उनका उपलब्धियाँ, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़े थे। और संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है। जो प्रतिहार नरेश है ये किस में लिखी गई, संस्कृत में। नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। ठीक है। जो संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पाई गई है एक प्रशस्ति में, यानी प्रतिहार नरेश, जो नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है, जिसमें नागभट्ट का जो काम है उसका वर्णन किया गया है। जैसा आंध्र सेंधव यानी सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तथा धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। ठीक है। उन्होंने क्या किया, कन्नौज के जो शासक थे चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात यानी वनवासी, तुरुस्क यानी तुर्क, वत्स मत्स्य यानी दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। ठीक है। इस प्रकार से प्रशस्तियों में व्याख्या है, वर्णन है। ठीक है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों की भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे।
ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। जो भूमि अनुदान करते थे तो ये सब किसमें उल्लिखित है, अभिलिखित होते थे। ये ताम्र पत्र पर जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल भाषा में लिखा गया, तमिल में लिखा गया है ना। लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है। जो इसमें जुड़ा हुआ है ना, इसमें राजसी मुहर लगा हुआ है, ठीक है। और जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। इसमें क्या बतलाने के लिए रखा गया है कि यह प्रमाणिक दस्तावेज है, ठीक है, प्रमाण है। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। इस चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बोबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। इस प्रकार से जो भूमि दान दिया गया था इसमें तमिल भाग का एक अंश है, उसमें लिखा गया है। जिससे ये भूमि मिलती है वो इससे कर वसूली कर सकता है। वो न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता था, ठीक है, वसूल सकता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल करता है। वो पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है और बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो, तटबंधों का निर्माण हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है, ठीक है। जो कश्मीर पर शासन करने वाला जो एक राजा था उसका इतिहास दर्ज है। तो ये संस्कृत काव्य, इसमें क्या कहते हैं, इसको संस्कृत काव्य में रचा गया है और इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। कल्हण ने अपनी वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और प्रस्तुतियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी जो नीतियों के बारे में है आलोचनात्मक रुख दिखलाया है। एक ऐसा फर्स्ट प्रशस्ति है जिसमें अपने राजा का यानी राजा के प्रशस्ति में आलोचनात्मक भी रुख दिखलाया है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है कि कौन सा प्रशस्ति है जिसमें राजा का आलोचना दिखाया गया है। तो हमें मिलेगी ये कश्मीर का प्रशस्ति जो कल्हण नामक लेखक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ज़्यादातर प्रशस्तियाँ में ये राजा का प्रशंसा ही किया जाता था, लेकिन जो कश्मीर का प्रशस्ति है उसमें राजा का आलोचना भी दिखाया गया है। इसे 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था, ठीक है। इसलिए ये 12वीं शताब्दी के लिए क्या था, असाधारण ग्रंथ था। त्रिपक्षीय संघर्ष, देखिए आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, ठीक है। और एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। जो वांछनीय क्षेत्र ऐसा था जैसे गंगा घाटी में कन्नौज नगर, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। भूमि चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में जो क्या कहा गया, जो इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, ठीक है। इस जो लंबा लड़ाई चली तो उसमें कितने पक्ष थे, 3 पक्ष थे। इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर, देखिए त्रिपक्षीय है ना, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपने सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब भी एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। जैसे कि अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार यानी 1000 से 1025 ईस्वी तक हमला किया, ठीक
ठीक है, यानी 17 बार। उसका निशानात है संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। ठीक है, जो भारत से यहाँ से जो धन लेकर गया गजनी, वहाँ पर एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया। ठीक है, निर्माण करने में जो धन यहाँ से ले गया था उसको खर्च किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। ठीक है, चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। जो चाहमान है ना, उसको बाद में चौहान के रूप में जाने गए। और वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। ठीक है, वो क्या करना चाहा? उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। पश्चिम साइड और पूर्व साइड। ठीक है, इस प्रकार से वो अपना नियंत्रण करना चाहा। जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्यों, देखिए जो गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय यानी 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक तुर्क शासक को 1191 में हराया। जो सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक तुर्क शासक थे, उसको 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसका हाथों हार हो गया। ठीक है, 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन दूसरे साल ही 1192 में उसके हाथों हार हो गया। ठीक है, अब चोल राज्य, अब देखेंगे चोल राज्य के बारे में। उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसा आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं की मातहत थे। उरेयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया था। ठीक है, मुट्टियारों को हराकर क्या किया था? हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया था। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भ सुदिनी देवी का मंदिर बनाया था। वहाँ पर तंजावुर शहर और निशुम्भ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, अब देखते हैं इस मानचित्र में। इस दक्षिण भारत मानचित्र में देखते हैं। ये जादव चालुक्य विक्रमादित्य चौथा के अंतर्गत ये सब जगह आते थे। कल्याणी, कदम, बादामी, काकाती, नोला माओवादी, वनवासी, इधर वेंगी, दक्षिण कलिंग। ठीक है, गंगावादी, चोल, कोच्चि, उरेयूर, मदुराई, और इधर क्या है? इधर तंजावुर, गंगई कोंडचोलपुरम, और इधर पांड्यन है। ठीक है, इस प्रकार से शासक थे चोल राज्य और उसके पड़ोसी शासक। अब देखते हैं विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया, और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना ले गए। राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और इसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्र पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व, जो गंगा घाटी है, श्रीलंका है, तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। इस अभियान के लिए उसने क्या किया था? एक जल सेना बनाया था। अब देखते भव्य मंदिर और काश्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। ठीक है, गंगईकोंडचोलपुरम और तंजावुर ये क्या है? मूर्तिकला की दृष्टि से, यानी स्थापत्य मूर्तिकला की दृष्टि से ये क्या है? एक चमत्कार है। देखिए, गंगईकोंडचोलपुरम का एक मंदिर है यहाँ पर। अच्छा, जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई उस पर हम लोग को गौर करना है। बाहरी दीवार को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं लगाया गया है, देखिए जो बाहरी दीवार है इन सबको कैसे सजाया गया है ना, देखिए किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से पत्थर की प्रतिमाएं, पत्थर की मूर्तियाँ हैं। ठीक है, और अलंकृत की गई, इसमें डिजाइन भी दिया गया है। और इसका जो
ऊपर वाला हिस्सा किस प्रकार से पतली है, जो लगभग में आज के जैसा ही है। आज आज भी इसी तरह का मंदिर बनाए जाते हैं ना। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। जो चोल मंदिर बना वहाँ पर आसपास विकसित एक मतलब लोगों का बसना शुरू हो गया, बस्ती के रूप में बड़ा होने लगा। ठीक है। और ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये क्या थे? शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके उसके लिए काम करते थे, जो उसके मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। जैसे पुरोहित हो गया, मालाकार हो गया, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्द की बात करें, दूसरे शब्दों में तो मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं। और चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। जो चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। देखिए, ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवता की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई के बारे में देखेंगे। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुई नए विकास के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में दिखाया गया। देखिए, ये मानचित्र 2 में देखिए, ये मूर्ति है ना, एक कांस्य मूर्ति है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलझती है, जिस किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। जो ये शाखा है बार बार अपने पानी को उलझती है तो किनारे में क्या होती है? मिट्टी जमा होती जाती है। और शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती और आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराती है। जो नदी के किनारे जो पानी रह गई, जो ज़मीन बच गई, मतलब जो उलझती हुई पानी नदी के किनारे में फेंका गया, तो उसमें जो मिट्टी के कण रह गए वह क्या होते थे? गीला होते थे, जिसमें फसल अच्छी होती थी। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाता था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। ठीक है। कई क्षेत्रों में एक साल 2 फसलें उगाई जाती थी। ठीक है। कई जगह ऐसा होता था एक साल में 2 फसल उगाई जाती थी। और कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से भी की जाती थी। कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। ठीक है। कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए और कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। देखिए, ये 9वीं शताब्दी का एक क्या है? तालाब है ना, हौज है, जलद्वार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था और इस पानी से खेत सींचे जाते थे। इस पानी से खेत सींचे जाते थे ना। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है। जो जलद्वार होता था ना, ये वाला भाग, ये क्या होता है? लकड़ी या धातु का ये क्या होता था? एक बाधक होता था ना, धातु बाधा है, जो लकड़ी या धातु बाधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता था। नापा जोखा जाता था इनसे। धातु या लकड़ी का होता था। और इसमें दिखाया गया जो बनाए गए स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसा किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। ठीक है। जो गाँव में रहने वाले लोग थे इन सब कामों में ज़्यादातर दिलचस्पी दिखलाई। ठीक है। और साम्राज्य का प्रशासन देखते हैं अब। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां को उर कहलाते थे। देखिए फ्रेंड्स, ये किसानों की बस्तियां को क्या कहेंगे? उर किसान, किसानों की बस्तियां उर। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ठीक है। जो समृद्ध हो गई थी तो इस तरह के गांव को क्या कहा जाता था? नाडु। फ्रेंड्स, ये इस जगह से क्वेश्चन बनती है और क्वेश्चन आई हुई भी है। ठीक है। इसलिए आपको यहाँ से ध्यान देना है। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कर प्रशासनिक कार्य करते थे। जो नाडु होते थे ना, नाडु क्या होते थे? न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय
चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। जो धनी किसान होता था वो नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, ठीक है। और उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, जो मुवेंद वेलन होता था ना, ये 3 राजाओं को, जो 3 राजा होता था, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं में जो प्रदान करने वाला वेलन होता था या किसान होता था, ये क्या होता था, मुवेंद वेलन, ठीक है। और अरैयार यानी प्रधान, अरैयार क्या होते थे, प्रधान जैसी उपाधियाँ दी गई, ठीक है। अरैयार जैसी उपाधियाँ दी गई। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। फिर से फ्रेंड्स एक बार से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। जैसे मुवेंद वेलम, ये 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला यानी वेलन या किसान। मुवेंद वेलन क्या होते थे, जो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान होते थे। और अरैयार क्या होते थे, ये प्रधान होते थे। प्रधान जैसी उपाधियाँ दी गई थी, इन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे भी गए थे। अब देखते हैं भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान, देखिए जो वेलन वगाई है ना, वेलन वगाई ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मदेव यानी ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि। और शाला भोग, शाला से तो पता चल ही जाता है स्कूल होता है, भोग, ठीक है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। तो भोग मतलब किसी रख रखाव के लिए भूमि, ठीक है। शाला भोग का मतलब क्या हो गया, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। फ्रेंड्स ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोग को मैच करना पड़ता है, सही मिलान करना पड़ता है। और देवदान तिरुनमट्टकनी, ठीक है, ये तमिलनाडु नाम है ना, तिरुनमट्टकनी देवदान। देव से पता ही चल जाता है किसी देव देवता मतलब मंदिर पर ही रहता है, तो इससे पता चल जाता है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। और पल्ली चंदम यानी जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। पल्ली चंदम क्या होते थे, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। प्रत्येक ब्रह्मदेव होते थे उनकी क्या कहते हैं, जो ब्रह्मदेव होते थे उसका देखरेख प्रत्येक जो प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी होते थे उसके द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे, ठीक है। जो मंदिर का पत्थर होते थे, जो मंदिर का पत्थर का दीवार होता था उस पर दर्ज किया गया है, ठीक है। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। जो नगरम होते थे ये क्या करते थे, ये व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित। फ्रेंड्स ये जो नगरम होता है ना, ये क्या होता है, व्यापारिक संघ, ठीक है। अब देखते हैं तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था और सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे, ठीक है। जो तालपत्र होते थे उसके छोटे टिकट पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़कों को समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था, ठीक है। जो बाग बगीचा, मंदिर इत्यादि के लिए जो समितियां होती थी और इनमें जो सदस्यता के जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के एक छोटे टिकट पर लिखे जाते थे। जो तालपत्र होता है ना, ताल का पत्ता, तो उसके छोटे टिकटों पर रखा जाता था और एक मिट्टी के बर्तन, छोटे बर्तन में और छोटे लड़कों के द्वारा उसको निकाला जाता था, ठीक है। हर समिति में कैसे, हर समिति में एक छोटे लड़के के द्वारा निकाला जाता था। अब देखते हैं आगे अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की
सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमिका स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन चुकी है, इसे आपको यहाँ से ध्यान से देखना है। तो उनकी उम्र कितना होना चाहिए? 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उनको क्या ज्ञान होना चाहिए? वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। प्रशासनिक मामला है तो उसके बारे में जानकारी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति से का सदस्य रहा है तो वो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। अगर वो 3 साल किसी समिति का सदस्य बन चुका है तो दूसरे समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ये शर्त थी, ठीक है। और जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो अपना खाता यानी अपने संबंधी का खाता जमा नहीं कराया हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो वोट नहीं लड़ सकता है ना, इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। तो अभिलेखों में तो हमें महान लोगों के बारे में तो जानकारी मिल गई, लेकिन जो साधारण लोग थे उनके बारे में तो हम लोग को जानकारी मिलना असंभव है। असंभव मतलब कि मुश्किल ही है। और तमिल कृति पेरियारपुरम में से एक उदाहरण है। अरुण की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया, एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे, ठीक है। जो अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया जनजाति ना, तो लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था जिसमें ओछे किस्म की पेशों में लगी खेती और मजदूर, ठीक है। पुलाया, आटा पड़ा पुलाया, यानी क्या था? ये लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था जिसमें ओछे किस्म की पेशों में लगे खेती और मजदूर रहते थे। और चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में, जो चमड़े की पट्टियाँ होती थी वो घिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे और मुर्गियों झुंडों में रहते थे। छोटे मुर्गा मुर्गी के झुंड में रहते थे। और गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, जो क्या होते थे? गहरे, मतलब गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे वो छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियाँ पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पो फटने से पहले तगड़े पुलैयार, यानी पुलाया का बहुवचन, ठीक है, जो पुलैयार है ना तो उसका पुलाया का बहुवचन है, को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तो कहाँ फैलती थी? कांजी वृक्ष की छाया में। कहाँ फैलती थी फ्रेंड्स? कांजी वृक्ष की छाया में, कांजी वृक्ष की छाया में, ठीक है, कांजी वृक्ष की छाया में। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई फ्रेंड्स। आप लोग को समझ में आ रही होगी। और नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।